चलिए देखिए, कल की क्लास में हम लोग अक्षांश रेखा की परिभाषा के बारे में पढ़े थे और उसकी कुछ विशेषताएं थे, उन विशेषताओं के बारे में पढ़े थे। 2 मिनट रुक करके उसी को हम लोग क्या है एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कर देते हैं कि देखिए, अक्षांश रेखा की जो परिभाषा की बात करें तो जनरली यही कहा जाता है ऐसी रेखाएं जो क्षैतिज होती है। कैसी होती है? क्षैतिज, इस तरह से होती है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। या और ज्यादा जोड़ें तो इस तरह से कह सकते हैं ऐसी रेखाएं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है, उसे देशांतर, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। लेकिन जब भूगोल में इसकी एग्जैक्ट परिभाषा की बात करते हैं तब यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी भी मेरिडियन, किसी भी मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब क्या था? यमोत्तर रेखा। क्या था? यमोत्तर रेखा, या इसी को देशांतर रेखा। किसी भी मेरिडियन या देशांतर रेखा से केंद्र पर बनाए गए कोण, ठीक, किसी भी मेरिडियन रेखा से केंद्र पर बनाए गए कोण को अक्षांश रेखा का नाम दिया गया है। जैसे उदाहरण स्वरूप देख लिया जाए कि आप ये पृथ्वी है हमारी और पृथ्वी का केंद्र है, ये आपका पृथ्वी का केंद्र मिला है। ये किसी भी मेरिडियन, मान लीजिए कि इलाहाबाद में है आप, तो इलाहाबाद किसी न किसी मेरिडियन पर होगा जरूर। पहले इसी को 82.5 कहा जाता था, अब 82.5 से हल्का सा क्या हो गया, कम हो गया होगा, क्योंकि अभी चला गया कहाँ पे, मिर्जापुर चला गया, तो हल्का सा क्या हो गया, कम हो गया होगा ये, है ना। यानी 23 डिग्री 30 मिनट ना हो, 82 डिग्री 30 मिनट ना हो करके क्या हो जाएगा, 82 डिग्री हो सकता है 19 मिनट होगा, 20 मिनट हो गया होगा, ऐसा हुआ होगा। तो कोई भी जो मेरिडियन होगा, ये अब जिस मेरिडियन पर हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम खड़े हैं, यहां से अब अक्षांश की देखिए क्या अर्थ क्या होता है। अक्षांश 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अक्ष प्लस अंश, यही तो है मतलब। अक्ष मतलब क्या होगा, सेंटर पॉइंट। अक्ष मतलब क्या होगा, सेंटर पॉइंट। अंश मतलब क्या होता है, एंगल। और यही देखिए लिखा है ना, किसी भी मेरिडियन से केंद्र पर बनाए गए कोण। कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है मेरिडियन पे। अब यहां से क्या करेगा कि अगर पिन चुभो दें हम लोग, और वो पिन कहां चला जाए, सेंटर पर टच कर जाए, किस जगह पे, इसके अक्ष पर जाके टच कर जाइए। अब यहां से जो एंगल बनेगा, यहां से जो एंगल बनेगा, ठीक, तो मान लीजिए एंगल क्या बना आपका, 23.5 डिग्री है, इलाहाबाद के नीचे से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23 डिग्री हो सकता है 25 या 27 मिनट हो सकता है कुछ, ठीक। तो यहां से जो देखिए एंगल बना, अब वही एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ का अक्षांश रेखा हो गया। अब इस बिंदु को क्या करेंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर खींच देते हैं और इसको लिख दिया जाता है कि ये आपका हो गया 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर हुआ कि ग्लोब पर जो एग्जैक्ट खींची गई है वो इसी तरह से खींची जाती है। जिस मेरिडियन पर हम लोग हैं उस मेरिडियन से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंगल क्या होगा आपका पता चल जाता है। यहां से जब एंगल बनाते हैं तो केंद्र पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, और जिस एंगल पे बन रहा है वही क्या हो जाएगी, उस बिंदु का अक्षांश रेखा हो जाती है। तो ये तो इसकी एग्जैक्ट परिभाषा हो गई थी कि किसी भी यमोत्तर रेखा से अक्ष पर बनाए गए कोण और जिस बिंदु पर वो काटती है उसी को भूमध्य रेखा के समानांतर खींच दिया जाता है, वही आपका अक्षांश रेखा कहलाता है, ठीक। अब यहां से देखिए इसकी कई परिभाषाएं से द्वारा हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में देखा था हम लोगों ने, कि अगर हम लोग मान लीजिए कि 1-1 डिग्री के अंश
खींचते चले जाएं और एक एक डिग्री पर कोण बनाते चले जाएं, तो इसका परिणाम क्या होगा आपका, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे बनता चला जाएगा। और अंत में यहां पर देखिए क्या आएगा आपका 179 डिग्री नॉर्थ आएगा और लास्ट में एक बिंदु के द्वारा नजर आएगा 190 डिग्री, ओ सॉरी ये 89 डिग्री नॉर्थ और यहाँ क्या आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। यही होगा आपका मतलब क्या होगा, किसी भी हेमिस्फेयर में जो एंगल बनेगा आपका वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं बन सकता है। इसी प्रकार अगर साउथ हेमिस्फीयर में बनाएं तो यहां पर भी क्या बनेगा आपका 90 ही बनेगा। तो मतलब क्या होगा, एक एक डिग्री के अंतराल पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टोटल यानी ड्रा की जाती है अक्षांश वो कितनी होगी 90 होगी। और इस प्रकार है सदर्न हेमिस्फीयर में जो ड्रा की जाएगी वो कितनी होगी 90 होगी। एकमात्र अक्षांश ऐसी होती ना तो उसके साथ एन लिखा होता ना तो एस लिखा होता, वो कौन सी होती है, इक्वेटर लाइन होती है। ठीक, और उसको भी अगर इसमें जोड़ देते हैं तो टोटल आपको मिल जाता है 181 और जो ये 181 ये क्या हो जाएगा आपका अक्षांश हो गया। क्या हो गया आपका अक्षांश हो गया। ध्यान रखिएगा इसके साथ में रेखा वर्ण नहीं किया है ना, क्योंकि यहाँ पे जब ग्लोब बनाते हैं मैथमेटिक्स में हम रेखा और बिंदु में अंतर यानी देखते हैं हम लोग, है ना। ऐसा जिसका ऐसा मान जिसका यानी कुछ न कुछ वैल्यू होती है उसे रेखा कहते हैं और जिसकी वैल्यू शून्य होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बिंदु कहा जाता है। अब यहां से देखिए क्या है कि किसी भी अक्षांश की लंबाई आप ज्ञात करना चाहें तो सूत्र के द्वारा कर सकते हैं हम लोग। और सूत्र क्या बताया गया था 2 पाई r इंटू कॉस थीटा। क्या था 2 पाई r इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या था, जो ये एंगल बना रहे हैं आप। ठीक, जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा की लंबाई निकालना है तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 होती है। और जब 1 यहाँ पे रखते हैं तो ये आपका निकल जाता है 2 22/7 और r की वैल्यू कितना होगा 6370 गुणे में 1, ये कितना आ जाएगा आपका 40,076 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगी भूमध्य रेखा की लंबाई निकल आती है ये। ठीक, इसी प्रकार अगर मान लीजिए 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लंबाई निकालना चाहें आप लोग तो आराम से निकाल सकते हैं। 2 पाई r इंटू कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2 होती है। मतलब ये क्या हो जाएगा इस रेखा की जस्ट आधी हो जाती है। तो इसकी लंबाई कितनी मिल जाएगी आपकी 20,038 किलोमीटर। 90 डिग्री की निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाती है। यानी यहां से क्या निष्कर्ष में आया कि जब हम लोग इक्वेटर लाइन से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भूमध्य रेखा की लंबाई कम होती चली जाती है। क्यों कम होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कॉस थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू घटती जाती है, इस वजह से उसकी लंबाई कम हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको बताया गया था, एक प्याज का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था कि प्याज है बीच में से जब उसको काटते हैं तो सलाद यानी आपका बड़ा, और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाते हैं सलाद की साइज क्या हो जाती है छोटी नजर आती है। सेम यही कंडीशन क्या होता है अक्षांश रेखाओं के साथ होता है ये। ठीक, अब यहां से देखिए एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि 181 टोटल तो आपके अक्षांश हो गए और इनमें से क्या होगा कि 2 अक्षांश ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। एक क्या होगा 90 डिग्री नॉर्थ, एक 90 डिग्री साउथ। और जब उन दोनों को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है इनमें से तब वैल्यू कितनी आती है 179। ये क्या हो जाती है आपकी अक्षांश रेखाएं आ जाती है। अक्षांश रेखाएं कि एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर क्या बताते हैं आप लोग 179 होती है ये। ठीक, फिर इसके बाद ये भी ज्ञात किया गया था कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो देखिए जैसे एक आपको एग्जांपल दिया गया था कि मान लीजिए कोई एक रेखा है और इस पे अगर 5 बिंदु आप ड्रॉ करते हैं A B C D E, तो ये रेखा कुल कितने भागों में बढ़ गई 4 भागों में। अगर इस रेखा को यानी आप क्या करें 11 भागों में डिवाइड करें 11 पॉइंट में, तब कितने भागों में बटेगी 10। अगर इसी रेखा को आप कितने भागों में डिवाइड करें 181 भागों में, है ना, 181 बिंदुओं में कर दें तब कितने भागों में बढ़ जाएगी 180। मतलब क्या होगा जितने पॉइंट लगाएंगे उससे एक या हमेशा क्या होती है कम निकलती है वो।
ठीक है। तो इससे देखिए क्या हुआ कि जब यहां से आपने पॉइंट लगाना शुरू किया तो 90 पॉइंट आपका नॉर्थ की तरफ लगा, 90 पॉइंट ये लगा, एक पॉइंट आपका ये लगा, तो कुल कितने हो गए आपके 181 पॉइंट। यानी जो ये रेखा है आपकी, ये रेखा कुल कितने भागों में बढ़ गई, 180 भागों में बढ़ गई। कितने भागों में बढ़ गई, 180। और किसी भी मेरिडियन की लंबाई आपको कितनी बताई गई है, 20,004 किलोमीटर। किसी भी मेरिडियन की लंबाई कितनी होती है, 20,004। अब इसी को जब 180 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक भाग की लंबाई आ गई कि नहीं आ गई, तो कितनी आ जाती है, 111.13 किलोमीटर। ये क्या हो जाता है, किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की एग्जैक्ट दूरी पता चल जाती है। अब इस दूरी का हम लोग व्यवहार में यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है कर्क रेखा पर खड़ा है, वो भूमध्य रेखा से कुल कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसी को क्या करिएगा, 23.5 से गुणा कर दिए, उसकी एग्जैक्ट दूरी पता चल जाती है। सूर्य की किरणें होती हैं कर्क और मकर रेखाओं के बीच में डाइवर्ट करती हैं, तो मतलब क्या होगा कि 6 महीने वो कितने किलोमीटर का यानी यात्रा वो कर रही है, वो निकाल सकते हैं हम लोग। इसी को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्क और मकर रेखा का यानी डाइवर्ट पता चल जाता है ये, ठीक। और यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसकी यानी रे की चाल भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास दूरी पता चल जाती है और क्या हो जाता है उसके साथ साथ है कि टाइम हमारे पास रहता है 180 दिन। तो वहां से क्या उसकी चाल यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, चाल हो जाता है, स्पीड आ जाती है। तो कोई भी रे कितनी स्पीड से हमसे हमारे पास आ रही है और कितना दूर जा रही है, इसका यानी अनुभव यानी हम लोग इसको कर सकते हैं। एक होता है अनुभव के द्वारा, एक होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा। तो इसके द्वारा भी कर सकते हैं कि कोई रे होती है सन की रे, कितनी स्पीड से हमारे पास आ रही है, कितनी स्पीड से हमसे दूर जा रही है। और चूंकि सूर्य की ही किरणें क्या होते हैं, मानव के जनजीवन को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए इसमें सूर्य की किरणें क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कितनी स्पीड से वो आ रही हैं, तो एक दिन में कितना आ रहा है, 2 दिन में कितना आ रहा है, कितने समय के बाद ये हमारे यहाँ एक वास्तविक यानी अच्छा मौसम लेके आएगी, ये पता चल जाता है ये। तो इस आधार पे क्या होता है, हम लोग ग्लेशियर और पेरीग्लेशियर की संरचना के बारे में पूरा ज्ञान कर सकते हैं। कब यानी हिम का पिघलाव होगा और कब आपका वो हिम के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां यानी दिखाई देगी, ये सारा चीज यानी आप इसे कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा पूरा ये किया जा सकता है आसानी से, ठीक। तो ये सारी इसकी विशेषताओं से रिलेटेड हो गया था, ठीक। तो इसको थोड़ा सा अभी लिखवाए नहीं थे, इसको लिखवा देते हैं ये, ठीक है ना। इतना बिंदु को नोट करवा देते हैं, लिख लीजिएगा। तो यहां तक है अभी हम लोगों ने जो इक्वेटर के संदर्भ में जो देखा गया कि हमारी पृथ्वी है जो को 2 बराबर भागों में वो डिवाइड करती है, और इसी के संदर्भ में हम लोग इसकी परिभाषा को भी पूरा डिटेल पढ़े हैं। हमारे लिए ये क्यों काफी ज्यादा आवश्यक है, इन पहलुओं पर भी ये जानना अति आवश्यक होता है कि एक अक्षांश रेखा को या लैटिट्यूड लाइन को क्यों पढ़ा जाए। तो पता चलता है कि मानव के जीवन में कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन बिंदुओं पर भी हम लोग ये परिचर्चा करेंगे कि इसकी उपयोगिता क्यों और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और इस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले साल देखा जाए, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी, वहां पर काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी वो अक्षांश रेखाएं हैं जो हम लोगों को अध्ययन करना अति आवश्यक होता है, कि ये कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक जनजीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के चाहे कल्चर हो, उन पर भी ये काफी ज्यादा निर्भर करता है। तो देखते हैं हम लोग कि वो कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब पर
काल्पनिक रेखा के रूप में ड्रा की जाती है और उनका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग मेजर लैटिट्यूड लाइन, मेजर लैटिट्यूड लाइन या प्रमुख अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं। तो आते हैं बच्चों, इसी को हम लोग 5 भागों में इस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे हम लोग इसका पूरा, जे 5 उपभागों में पूरा डिवाइड करेंगे। तो पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा इसी को लिखेंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीसरा जो पार्ट है इक्वेटर। नेक्स्ट है आर्कटिक और लास्ट में है अंटार्कटिक। लास्ट में है अंटार्कटिक। तो इस प्रकार ये 5 उपभागों में आपका ये डिवाइड किया गया है और इन्हीं प्रमुख रेखाओं से संदर्भ में जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है तो इसी को हिंदी में नाम दिया जाता है जो कर्क रेखा कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा। और सूर्य की किरणें साल में एक बार यहाँ पे कर्क रेखा पर जरूर चमकती है, या इसी को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है जो कि सेंटर से जो कोण बनाया जाता है वो उस कोण के आधार पे रखा जाता है। यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसी को नाम भी दिया जाता है कि यहाँ पे 23.5 डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मध्य से जो जा रही है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, ये पृथ्वी का व्यास हो गया। कौन सा व्यास होगा? ये ध्रुवीय व्यास। ये है भूमध्य रेखीय व्यास, इसे नाम देंगे। और कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद जरूर करती हैं। जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती हैं वो पृथ्वी का क्या होगा? अक्ष हो जाएगा, या उसी को सेंटर पॉइंट नाम दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी भी यमोत्तर रेखा पर, जहां पर कोई भी एक यमोत्तर रेखा ले लेते हैं हम लोग, और जिस बिंदु पर हम लोग हैं, जहां पे खड़े हैं, मान लीजिए कि इस बिंदु पर खड़े हैं और यहां से अगर सेंटर से कोण बनाते हैं हम लोग कि 23.5 डिग्री का ये कोण बना आपका, ये 23 डिग्री 30 मिनट, और किसी न किसी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद किया है, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है उसे भूमध्य रेखा के समानांतर लाइन ड्रा करते हैं और इसी को नाम दे देते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं इसी को। तो इसी प्रकार ये कर्क रेखा हमारे ग्लोब पर ये खींची गई थी, या ये कह सकते हैं हम लोग कि इस रेखा पर सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है साल में एक बार जरूर चमकती है, और उसी को ज्योग्राफिकल भाषा में जो नाम दिया जाता है ग्रीष्म अयनात, है ना। इसी को 21 जून को जो चमक रही है तो उसी को जो नाम देते हैं हम लोग कि वहां पर समर सोलेस्टिक, जो कि काफी ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ती है इस समय 21 जून, तो नाम क्या देंगे इसे हम लोग? ग्रीष्म अयनात, ग्रीष्म अयनात। या
इसी को समर सोलिस्टिक कहते हैं। इसी क्या नाम दिया करते हैं हम लोग, समर सोलिस्टिक, या दूसरा नाम आपका कर्क संक्रांति नाम है इसी का। तो भौगोलिक शब्द भी यानी जानकारी में रखना जरूरी होता है कि कर्क संक्रांति क्या होती है, कि जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती है उसी को कर्क संक्रांति कहते हैं, या इसी को ग्रीष्म में अयनात के रूप में जाना जाता है। ये इस रेखा की लंबाई भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग उसी फार्मूले से 2 पाई r इंटू कॉस थीटा। तो जहां पे देखिए आपका कॉस की वैल्यू जो होगी वो 23.5 डिग्री आपका है ये। तो इसी सूत्र में जब उसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं, यहाँ पे देखिए जो कॉस थीटा है तो कॉस 23.5 डिग्री। अब इसका मान कैसे ज्ञात करें, तो जेपी शर्मा की जो देखिए बुक है प्रैक्टिकल की, उसके लास्ट में आपका एक लोगरिथम टेबल दिया रहता है, और उसी लोगरिथम टेबल के द्वारा हम लोग उसका उस वैल्यू को निकाल लेते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। ये तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि जब हालांकि आपके एग्जाम से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नेट के बच्चे होते हैं तो वहाँ पे जब प्रैक्टिकल में मालवीय प्रक्षेप बनाया जाता है तो उसे मालवीय प्रक्षेप में वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो प्रैक्टिकल में इसका हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं इसकी लंबाई से रिलेटेड। हालांकि आपको ये जानना चाहिए कि इस रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ये तो इतना कम से कम जब मास्टर डिग्री पे हम लोग इसको देख रहे हैं तो इतनी नॉलेज आनी चाहिए हम लोगों को। तो अब देखते हैं हम लोग कि एक विश्व का मानचित्र ड्रा करते हैं। 3 रेखाएं इस तरह से, एक आपकी हो गई सबसे ऊपर कर्क रेखा, फिर मध्य में भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और इन्हीं तीनों रेखाओं से होता हुआ एक महाद्वीप है जिसे अफ्रीका महाद्वीप नाम कहते हैं, जो कि बिल्कुल एक मैंगो के शेप के आकार का है। और अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए फिर हम लोग इधर एशिया महाद्वीप पे इस प्रकार ऐसे रचना करेंगे। ये इस तरह से अफ्रीका को ले जाते हैं आपका टर्की, टर्की के बाद आपका इटली, फिर आपका स्पेन, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, श्वेत सागर, रूस का साइबेरिया क्षेत्र। इस प्रकार ये आपका 3 महाद्वीप आपके बन जाते हैं। चौथा देखिए आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि रेक्टेंगल के शेप का है, चतुर्भुज की भांति इस तरह से है। आपका न्यूजीलैंड हो गया। और इस प्रकार देखिए यहाँ से आपका पश्चिम में हम लोग दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप आपका ये बन गया। और इसके नॉर्थ की तरफ चलते हैं हम लोग, ये उत्तरी अमेरिका, अलास्का वाला क्षेत्र, ये यहाँ से हडसन की खाड़ी ये आपका हो गया। और इस प्रकार ये 6 महाद्वीप आपके यहाँ पे बनके तैयार हो गई है, कि अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका ये आपका। तो आप आते देखते हम लोग कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो उत्तर क्या होगा आपका, कि नंबर 1 है आपका ये नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजर रही है। फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, वहां से होकर के गुजरती है। और फिर लास्ट में आपका है एशिया। तो 3 महाद्वीप है जहां से रेखा ये गुजरती है। क्वेश्चन इसी पे आता है, पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो देखिए स्पष्ट होता है यहाँ पे कि क्या ये यूरोप से गुजरती है, तो उत्तर होगा सर नहीं, यहाँ से नहीं गुजरती है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है, तो उत्तर होगा कि सर यहाँ से भी नहीं गुजरती है। क्या ये साउथ अमेरिका से गुजरती है, तो उत्तर होगा कि सर साउथ अमेरिका से भी नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार ये आपके महाद्वीप के संदर्भ में हो गया कि किस किस महाद्वीप से ये रेखा गुजर रही है ये। अब देखिए जिस जिस महाद्वीप से ये गुजरेगी, तो उन महाद्वीपों में जो पश्चिमी भाग है वो क्या होगा आपका, बहुत ही शुष्क होता है।
जैसे आपका ये मैक्सिको वाला एरिया हो गया कि अमेरिका के किस महाद्वीप से, तो उत्तर क्या होगा, मैक्सिको से गुजर रही। तो नंबर 1 लिख देंगे हम लोग, मैक्सिको देश से ये रेखा गुजरती है, ये मैक्सिको। अब दूसरा जो आता है अफ्रीका महाद्वीप, काफी ज्यादा कठिन भी होता है याद करना कि कैसे याद करें। तो पश्चिम में देखिए जो आपका है ये पश्चिमी सहारा, तो दूसरा होगा आपका पश्चिमी सहारा, दूसरा आपका पश्चिमी सहारा। तो यहां से भी गुजरती है। और इसके बाद आपका इसी में एक है, उसका नाम है माली। तो माली देश से भी ये गुजरती है। यहाँ पे माली को डिनोट कर सकते हैं हम लोग ऐसे। फिर इसी में नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है मारिटानिया, एक है इसी में आपका कि मारिटानिया देश से भी ये गुजर रही है। मारिटानिया क्या लिखते हैं, मारिटानिया का ये फिगर बना देते हैं, मारिटानिया। और मारिटानिया के बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा अल्जीरिया, नेक्स्ट है इसमें अल्जीरिया। ये अल्जीरिया के साथ भी गुजर रही है। और फिर उसके बाद है लीबिया, उसके बाद है उसमें है लीबिया कंट्री से भी ये गुजर रही हैं। और फिर सबसे लास्ट में है, उसका नाम है इजिप्ट, या उसी को कह सकते हैं हम लोग मिस्र, उसी को दूसरा नाम क्या है, मिस्र। तो कुल 6 देशों से ये रेखा यानी गुजर रही है आपकी ये कर्क रेखा अफ्रीका के, जिसको हम लोग याद करने के लिए एक आसान से ट्रिक भी प्रयोग कर सकते हैं कि मिश्रा जी की एक बिटिया है, नाम उसका रिया है। और वो जो रिया बिटिया है वो माली का काम करती है, यानी फूल तोड़ने के लिए जाती है। और जब वो फूल तोड़ने के लिए जाती है तो 1-2 बार जो माली है वहाँ का गार्डनर, वो उसको टोकता भी है, मना भी करता है। और जब नहीं मानती है तो माली क्या करता है, उसको कहता है कि मार के टंगड़िया तोड़ देंगे। और इस प्रकार है मारिटानिया। उसके बावजूद भी वो नहीं मानती है तो वो लकड़ी के सहारा लेकर के वो फूलों को तोड़ने के लिए जाती है। तो इसी ट्रिक के द्वारा ये आसानी से आपका ये याद हो जाएगा कि मिश्रा की बिटिया है तो मिस्र हो गया आपका, बिटिया लीबिया, लीबिया से बिटिया, नाम है उसका रिया, तो रिया से अल्जीरिया। और किस चीज का काम करती है, वो माली का काम करने जाती है तो माली। और मार के टंगड़िया तोड़ देना, मारिटानिया। और फिर उसके बाद उसके बावजूद भी नहीं मानती है तो लकड़ी के सहारा लेकर के वो जाती है, तो नाम क्या हो जाएगा, वेस्टर्न सहारा। तो इस ट्रिक के द्वारा ये आसानी से आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंस भी है आपका ये, क्योंकि इसका जो पूर्वी भाग जो होता है वो काफी आर्द्र होता है। पश्चिमी भाग की बात करें हम लोग तो पश्चिमी भाग इसका ये शुष्क होता है। जनसंख्या की बात करें हम लोग तो अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है कर्क रेखा पर, वहां पे काफी ज्यादा जनसंख्या भी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आर्द्रता होती है, वर्षा होती है। और जो पश्चिमी भाग है बच्चों, उस पश्चिमी भाग में आपका मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास होता है। और जिससे ये वहाँ के जनजीवन, वहाँ की जैव विविधता, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ के जीव जंतु, उस क्षेत्र के जो कृषि संबंधी जो कार्य होंगे, वहाँ पर उद्योग से संदर्भ में जितने भी चीजें होती हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके प्रभावित होते हैं।
कि हम्म, तो एग्जाम में देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ से श्योर है कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जरूर पूछा जाता है, चाहे उसके मानवीय पहलू से संदर्भ में पूछ लिया जाए या वहाँ के फिजिकल पहलू को ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है। और इसको हम लोग नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेटिक है आपका क्लाइमेट, वो कहीं ना कहीं आपके इन्हीं सब महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं वो सब प्रभावित होते हैं। और देखते हैं हम लोग इन सब पहलुओं पर कि कैसे कैसे ये मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया इत्यादि को प्रभावित कर रहे हैं ये। और इसके बाद जो एशिया की बात करें, यही रेखा देखिए आगे चल करके जाती है पूरब की ओर। एशिया महाद्वीप में प्रवेश करती है। रेड सी जो लाल सागर है, लाल सागर के बाद जब आगे की जाएगी तो अफ्रीका, एशिया महाद्वीप जो पश्चिमी एशिया है उसे पश्चिमी एशिया या ये कह सकते हैं वहाँ का जो अरब देश है, सऊदी अरब जिसे कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए जो याद वात हो जाता है कभी कभी, जैसे याद करने की बात आती है मारिटानिया याद नहीं होता है या पश्चिमी सहारा नहीं होता है, तो इसके संदर्भ में आप लोग जैसे करंट से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जो मोरक्को है उसी के ऊपर नॉर्थ में है, और उसने क्या किया था कि जेरूसलम जो इजराइल है, इजराइल को समर्थन यानी दे दिया था, लेकिन जो पश्चिमी सहारा है वो उसको समर्थन नहीं दे रहा था वो। और जब वो समर्थन नहीं दिया तो अमेरिका ने क्या किया, सीधे बस उकसा दिया उसको, और तुरंत कुछ सोचते हुए नहीं सीधे यानी पश्चिमी सहारा पर ही अटैक कर दिया। और लास्ट तक जब अंत में जाकर के उसने इजराइल का समर्थन किया है कि नहीं इजराइल एक स्वतंत्र देश से है, तब जाकर के वहां से अपनी सेनाओं को हटाया है। तो इस प्रकार ये अप टू डेट यानी जो जियो पॉलिटिक्स होता है नेट के एग्जाम से रिलेटेड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, तो वहां से इसको लिंक करके सारी चीज पहलुओं को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, सारी चीजों को समझ सकते हैं ये। और एग्जाम के दृष्टिकोण से एक एक बिंदु को इसको ध्यान में रखना है कि करंट से किन किन घटनाओं को कैसे जोड़े हम लोग, क्योंकि ये वहाँ के भौतिक जनजीवन के साथ साथ मानवीय गतिविधियां जितनी भी हैं उन मानवीय गतिविधियों को ये पूरा का पूरा ये प्रभावित करता है ये। और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता भी काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो जनसंख्या है इसी कर्क रेखा के आसपास ये प्रभावित निवास भी करती है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बकायदा बखूबी से उसका एक एक बिंदु का हम लोग जिक्र करेंगे कि एग्रीकल्चर को ये कैसे प्रभावित कर रही है। जैसे मिस्र की बात करें तो मिस्र में जो वहाँ के किसान होते हैं तो उन्हें किसानों को भी काफी ज्यादा इससे लाभ मिलता है कि वहाँ पे
पैडी का जो काफी ज्यादा उत्पादन करना मिस्र में। और इसी के साथ साथ जो देखते हैं हम लोग, यहाँ के जो लोकल विंड होते हैं, उन्हें लोकल विंड में भी ये इसका प्रभावशाली इफेक्ट पड़ता है। जैसे गिबली आपकी हवाएं हैं, लीबिया में ये प्रभावित होती है, तो उनसे संदर्भ में भी ये सब चीजें हम लोग पूरा पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए देखें, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, और फिर इसके बाद एशिया महाद्वीप से होते हुए ये पैसिफिक में रेखा आती है। और पैसिफिक की बात करें तो बैक साइड ये दोनों पर जाकर के इस तरह से ये जुड़ जाती है, क्योंकि प्रशांत महासागर है, ये दोनों रेखाओं को पीछे आपका ये जुड़ा हुआ, वहीं से काट करके इसको अलग किया जाता है ये। अब जो एशिया में देखें रेड सी, तो यहीं पे आपका है, इसका जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम क्या है? सऊदी अरब। पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी एशिया में देखें तो एक देश आपका आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा? सऊदी अरब है। और सऊदी अरब के बाद जो अगला आपका 9वें नंबर पे ओमान है, वहीं पे है ओमान। ओमान के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए फिर ये आपका आ जाएगा भारत है। भारत के बाद फिर नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश है, नेक्स्ट है बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद फिर ये रेखा जो है म्यांमार, म्यांमार से फिर आगे की तरफ चीन है। चीन के बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा 13 नंबर पे, उसका नाम रख देंगे हम लोग वियतनाम। वियतनाम, और वियतनाम के बाद फिर आपका है ताइवान। कि ताइवान की बात करें हम लोग, कि ताइवान को कुछ लोग इसको एक राष्ट्र के रूप में समर्थन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ताइवान की अपनी खुद की संप्रभुता है ही नहीं, वो चीन के अधीनस्थ में है। फिर इसके बाद देखें हम लोग यहाँ पे कैरेबियन द्वीप समूह में, जहाँ पे फ्लोरिडा है, नासा का अनुसंधान केंद्र, नसाउ जिसकी राजधानी है, तो बहामास, वहीं पे आगे देखेंगे हम लोग नसाउ द्वीप पे, तो वहाँ पे आपका फ्लोरिडा देखिएगा मैप में आप लोग, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के साउथ की तरफ जाते हैं हम लोग, वहाँ पे आपको मिलेगा बहामास। तो बहामास द्वीप समूह कहाँ पे है? ये आपका कैरेबियन सागर में, बर्मुडा जो ट्रेंगल से आपका बिलोंग करता है, तो हल्का सा वहां से भी आपका ये पास करता है बहामास, लिख देते हैं इसको बहामास। तो नेक्स्ट कंट्री आपका आ जाएगा आपका बहामास, यानी यहां से भी ये आपके ये पास करती है। ये फारस की खाड़ी की तरफ अगर हम लोग देखें तो वहां पे देखिए आपके एक मोतियों की खेती होती है। वहां पे क्या है? मोतियों की खेती होती है, उसका नाम क्या है? बहरीन। और उसी को जो उपमा देते हैं हम लोग, मोतियों का देश, पर्ल ऑफ ए कंट्री। और उसके पास आपका एक छोटा सा देश और आता है वहीं पे,
जिसे यूएई, तो इन सब देशों से देखते हैं हम लोग ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम, ताइवान से होता हुआ ये रेखा ये गुजर रही है। और एशिया की जो अधिकांश जनसंख्या है वो इसी रेखा के सहारे पूर्वी भाग में ज़्यादातर ये पाई जाती है, या किसी भी देश का जो पूर्वी हिस्सा ले ले उसमें पाई जाती है, या भारत का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे है, पश्चिम में जनसंख्या कम। तो मानचित्र में देखेंगे हम लोग यहाँ पे फारस की खाड़ी जहाँ है, तो इसमें आपका देखिए एक यूएई, यूनाइटेड नेशन अमीरात, देखिए नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो हल्का सा देखिए वहां पर भी आपका ये टच होते हुए जाता है, ये यूएई, जो दुबई वाला जो एरिया आपका ये दुबई से संदर्भ में है। दुबई, तो उसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे, यूएई, यूनाइटेड नेशन अमीरात। तो कुल मिलाकर के लगभग कितने आपके 17 देश के आसपास आपके हो जाते हैं जहां से ये द्वीपों सहित मिलाकर के कि इन सब क्षेत्रों से गुजरती है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि उत्तरी यहाँ पे देखें हम लोग इसका जो मरुस्थलों का जो निर्माण होता है कि क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कर्क रेखा के सहारे मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। अगर इन सब पहलुओं पर देखें तो इसको भी आसानी से हम लोग बाकायदा बखूबी समझ सकते हैं, जो कि ट्रेड विंड हवाओं का ये प्रभाव होता है। जो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं होती हैं बच्चों, और ये व्यापारिक हवाएं जो कि पूर्वी भाग में तो वर्षा कर देती हैं, लेकिन जो पश्चिमी भाग होता है वो क्या होता है आपका शुष्क रह जाता है। तो ये ट्रेड विंड जो होगी 30-35 डिग्री उपोष्ण उच्च वायुदाब से आपका इसका ओरिजिन होता है, और कोरियालिस बल की वजह से ये अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। फेरल का जो नियम होता है ये किधर की ओर मुड़ जाती है, ये दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। और जब ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है तो इस प्रकार ये पूर्वी भाग में तो वर्षा कर देती है, लेकिन जो पश्चिमी भाग होता है वो क्या होगा आपका ये वर्षा विहीन रहता है। पश्चिमी भाग क्या होगा, वर्षा विहीन रहेगा। देखिए इस तरह से हम लोग ये ट्रेड विंड, ये ऐसे आपका डायरेक्शन बन गया आपका ये, जो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलती है। ये हवाओं का दिशा क्या होगा आपका नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब ये जो पूर्वा हवा है या उत्तरी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड है, ये क्या करेगी, ये आर्द्रता ग्रहण करके इसके पूर्वी भाग में तो वर्षा कर देती है, और जिस वजह से वहां पे वनस्पतियां काफी ज्यादा पाई जाती हैं, मिट्टी का विकास काफी ज्यादा हो जाता है, एग्रीकल्चर का उत्पादन काफी ज्यादा होगा, निर्वहन खेती काफी ज्यादा होता है, और जनसंख्या का निवास क्षेत्र भी काफी ज्यादा है, वहां पे यातायात का वहां विकास भी काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन जब ये वर्षा करके जब आगे पश्चिम की ओर प्रभावित होगी तो उसमें आर्द्रता की कमी पाई जाती है, और उसी आर्द्रता की कमी की वजह से ये पश्चिमी भाग में वर्षा करने में असमर्थ होती है। और यही कारण है कि यहाँ पश्चिम में आपके बड़े बड़े जितने भी मरुस्थल होते हैं, चाहे वो सोनेरन का मरुस्थल हो, चाहे पश्चिमी सहारा का मरुस्थलीय क्षेत्र हो, या रुबल खाली का मरुस्थलीय क्षेत्र हो सऊदी अरब से रिलेटेड वहां पे,
तो इन सब क्षेत्रों में मरुस्थल का विकास हो जाता है, और जिससे यहाँ का जो जैव विविधता होती है, देखें पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या होगी, कमी आती नजर आती है। और इसी जैव विविधता का पूरा हम लोग इसी रेखा के सहारे, जो कि मानवीय पहलू है इसके मानव भूगोल, उस मानव भूगोल में संपूर्ण उसका बाकायदा अध्ययन करते हैं। तो इस चीज से देखिए आपका ये क्लियर हो जा रहा है कि कर्क रेखा पर इतना ज्यादा बल क्यों दिया जाता है, क्यों ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग यानी 250-300 क्वेश्चन आपके इसी कर्क रेखा से बिलोंग करते हैं, और कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर उठा करके पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपको एग्रीकल्चर के संदर्भ में हो, चाहे इंडस्ट्री के संदर्भ में हो, चाहे वो वहाँ के जनजातियों से रिलेटेड हो, या परिवहन के संदर्भ में हो, या वनस्पतियों से संदर्भ में देख लिया जाता है, या वहाँ के मिट्टी से रिलेटेड, तो किसी भी देश के संदर्भ में दे दिया जाता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन दिया जाता है इनका क्रम दे दिया जाता है कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम के क्रम में इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं। ये तो इस प्रकार इनका अध्ययन जो है, जैसे हम लोग कर्क रेखाओं का पढ़े हैं उसी तरह से मकर रेखाओं का भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।